ड्रामे के आगाज में सेयोंग नामी किरदार से मिलवाया जाता है। आज इसके बेटे की सालगिरह है। सेयोंग की माँ इसे कुछ रकम देती है ताकि वो अपनी बेटी को खाने पर ले जा सके, लेकिन सेयोंग को मजीद पैसों की ज़रूरत होती है। वो चुपके से अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और इसमें मौजूद सारी रकम निकाल लेता है। फिर वो ये पैसे घोड़ा रेस पे लगा देता है। सेयोंग ने पहले ही कर्जा लिया होता है, इसलिए वो साहूकार इसके पीछे पड़े हुए थे। वो इसे पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। जब सेयोंग अपनी जेबें चेक करता है ताकि पैसे वापस कर सके तो इसे मालूम होता है कि पैसे गायब है। ये वही रकम थी जो इसने घोड़ा रेस में जीती थी। फिर इसे याद आता है कि भागते हुए एक लड़की से टकरा गया था। काल्पनिक इसी लड़की ने इसकी जेब काट ली थी। क्योंकि सेयोंग बहुत गरीब है, इसलिए साहूकार इसे 1 महीने का टाइम देते हैं कि वो इस दौरान रकम वापस कर दे। सेयोंग दोबारा कुछ पैसे जमा करता है और अपने बेटे को खाने पर ले जाता है। इसके बाद वो जल्दी से ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है, मगर बदकिस्मती से ट्रेन छूट जाती है। वो वहां बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि अजनबी इसके पास आता है। सेयोंग इस आदमी को नहीं जानता। वो पुरस्कार आदमी सेयोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहता हूँ। वो कहता है अगर तुम ये खेल जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वोन दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर सेयोंग खेलने पर राजी हो जाता है। कई बार थप्पड़ खाने के बाद सेयोंग खेल जीत जाता है और इसे 1 लाख वोन मिल जाते हैं। वो अजनबी शख्स सेयोंग को एक कार्ड देता है और कहता है अगर तुम मजीद पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर रब्ता करना। घर पहुंचकर सेयोंग की माँ इसे बताती है कि इसकी बेटी अगले साल अपने सौतेली भाग के साथ अमेरिका जा रही है। यहाँ ये इंकशाफ होता है कि सेयोंग की तलाक हो चुकी है और इसकी साबका बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। सेयोंग नहीं चाहता कि इसकी बेटी इससे इतनी दूर चली जाए। इसे अपनी बेटी की तहवील हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर लेता है। सेयोंग को एक वैन में दूसरे लोगों के साथ बैठा लिया जाता है, सबको बेहोश कर दिया जाता है और जब इन्हें होश आता है तो खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं जहां इनके अलावा 455 और लोग मौजूद होते हैं। और इन्हें एहसास होता है कि वो सब खिलाड़ी है और सब ने एक जैसी वर्दियाँ पहन रखी है। इस जगह का निगरान एक शख्स है जिसे फ्रंटमैन कहा जाता है, जो सब पर नज़र रखे हुए है। इन सब में से एक बात मुश्तरका है, सब शदीद कर्जे में डूबे हुए हैं। सेयोंग की मुलाकात प्लेयर 001 से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है, ऐसे धमाका ट्यूमर है और उसी वजह से वो यहाँ आया है। इसकी ज़िंदगी वैसे भी ख़त्म होने वाली है। इस दौरान वो 2 खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, एक लड़की साइबियोक और एक आदमी जांग। साइबियोक वही लड़की है जिसने सेयोंग की जेब काटी थी। सेयोंग इसे फ़ौरन पहचान लेता है और अपने पैसों के बारे में इससे बात करना चाहता है। इसी वक्त गुलाबी वर्दी पहने हुए गार्ड आ जाते हैं जिसके चेहरे ढके होते हैं। वो खिलाड़ियों को बताते हैं आप सबको यहाँ कल 6 खेल खेलने होंगे। इन खेलों का विनर एक बहुत बड़ी रकम जीतेगा। सबसे इस मुआहदे पर साइन करवाए जाते हैं। पहली शर्त यह है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल छोड़ नहीं सकता। दूसरी शर्त यह है कि जो खिलाड़ी खेलने से इनकार करेगा इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि अगर ज़्यादातर खिलाड़ी चाहे तो खेल रोका जा सकता है। इसके बाद इन्हें खेलने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ सेयोंग की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त सांगवू से होती है। सेयोंग हैरान हो जाता है क्योंकि सांगवू तो बैरून मुल्क कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। यहाँ खेल का एक बहुत बड़ी गुड़िया के साथ होता है। पहला खेल एक बहुत बड़ी गुड़िया के साथ होता है। खेल का असूल सादा है, जब गुड़िया गाना गाए तो खिलाड़ी आगे बढ़े और जब गाना बंद हो जाए तो सबको बिल्कुल साकित रहना होगा। अगर कोई हरकत करेगा तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। शुरू में सबको ये एक मजाक लगता है, मगर जब एक लड़का हरकत करता है तो उसे गोली मार कर कत्ल कर दिया जाता है। तब सबको अंदाज़ा हो जाता है कि ख़त्म करने का मतलब मौत है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, मगर खेल के असूल के मुताबिक जो भी हरकत करता है इसे गोली मार दी जाती है। इसी तरह कुछ लोग खेल मुकम्मल कर लेते हैं, लाशें हटा दी जाती है। 456 में से सिर्फ 201 खिलाड़ी जिंदा बचते हैं। तमाम खिलाड़ी खौफजदा होते हैं, कोई भी खेल जारी नहीं रखना चाहता। वो तीसरी शर्त इस्तेमाल करते हैं और वोटिंग के जरिए खेल रोकने का फैसला करते हैं। फ्रंटमैन इन्हें नामी रकम दिखाता है, अगर वो खेल छोड़ दे तो ये कब मरने वाले खिलाड़ियों के ख़ानदान को दी जाएगी। कुल नामी रकम 45.6 अरब वोन होती है। वोटिंग होती है और अक्सरियत खेल ना खेलने के हक में वोट देती है। यूँ खेल रोक दिया जाता है। इन्हें बताया जाता है कि अगर वो चाहे तो मुस्तकबिल में दोबारा खेल में शामिल हो सकते हैं और सबको वापस घरों में छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सेयोंग पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताता है, मगर पुलिस इस पर यकीन नहीं करती और उसे पागल समझती है। सेयोंग कार्ड दिखाता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस पर मौजूद नंबर अब काम नहीं कर रहा होता। सेयोंग घर वापस आता है, मगर इसकी माँ वहाँ नहीं होती। इसका दोस्त वो चुपके से इसकी माँ पर नज़र रखे हुए होता है। सेयोंग के आने पर सांगवू परेशान होकर कहता है मैं 6 अरब वोन के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। वो बताता है कि इसने अपने ग्राहकों के पैसे स्टॉक फ्यूचर्स में लगा दिए थे और बदकिस्मती से सारी रकम ज़ाया हो गई। इसी दौरान सेयोंग को अस्पताल में
में फ़ोन आता है कि इसकी माँ के पाँव पर ज़ख्म है जो हेपेटाइटिस के इलाज में लापरवाही की वजह से बिगड़ गया है। डॉक्टर सेयोंग को बताता है आपकी माँ की जान बच सकती है लेकिन हमें इसका पाँव काटना पड़ेगा। ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पैसों का तकाज़ा करता है। ज़ाहिर है कि सेयोंग के पास कोई पैसा नहीं होता। वो अपनी माँ की इंश्योरेंस की रकम भी खर्च कर चुका होता है। सेयोंग अपनी साबका बीवी के पास पैसे मांगने जाता है मगर वो इनकार कर देती है। वो अपने मौजूदा शोहर को बताती है कि सेयोंग पैसे मांगने आया था। इसका शोहर सेयोंग को पैसे देने आता है और कहता है कि मेरे ख़ानदान से दूर हो। सेयोंग गुस्से में आकर मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान इसकी बेटी वहाँ आ जाती है। इसके बाद सेयोंग का दोस्त अली अपने मालिक के पास अपनी उजरत मांगने जाता है। मालिक पैसे देने से इनकार कर देता है जिस पर दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान अली के मालिक का हाथ मशीन में बुरी तरह फंसकर जख्मी हो जाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए अली पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। घर वापस आकर अली अपनी बीवी से कहता है कि वो बच्चों को लेकर फ़ौरन पहली परवाज़ से यहाँ से निकल जाए। दूसरी तरफ साहिबियोक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी माँ को शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया लाना होता है। साहिबियोक ही वो लड़की थी जिसने सेयोंग के पैसे चुराए थे। इसे अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए पैसों की जरूरत थी। साहिबियोक का एक छोटा भाई भी है और इसने इसे वादा किया है कि वो इसकी माँ को इसके पास ले आएगी। बाद में एक पुलिस अफसर दिखाया जाता है जिसका भाई लापता है। अफसर अपने भाई के घर जाता है और उसे मालूम होता है कि इसका भाई कई दिनों से घर नहीं आया। घर की तलाशी के दौरान इसे एक कार्ड मिलता है, वही कार्ड जो इसने पुलिस स्टेशन में सेयोंग के पास देखा था। पुलिस अफसर सेयोंग के पास जाकर इस कार्ड के बारे में पूछता है मगर सेयोंग जवाब देने से इनकार कर देता है। जब सेयोंग घर वापस आता है तो इसे वही कार्ड दोबारा मिला हुआ होता है। सेयोंग फैसला करता है कि वो दोबारा खेल में शामिल होगा। तमाम वापस आने वाले खिलाड़ियों को एक जहाज़ के करीब वाक़ जगह पर ले जाया जाता है। पुलिस अफसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो एक गार्ड को बेहोश करके समुद्र में फेंक देता है। खिलाड़ियों को एक जजीरे पर मौजूद सहूलतगाह में ले जाया जाता है। इन्हें अगले खेल के बारे में कुछ मालूम नहीं होता और ना ही ये पता होता है कि वो कैसा खेला जाएगा। खिलाड़ी आपस में टीमें बनाने लगते। रात के वक्त साहिबियोक और एक और खातून खिलाड़ी बाथरूम जाती है। गार्ड से बचते हुए साहिबियोक सहूलतगाह का दरवाज़ा जायज़ा लेती है। वो देखती है कि वहाँ गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। गार्ड्स को शक हो जाता है और एक गार्ड बाथरूम चेक करने आता है। इस वक्त साहिबियोक वापस आ चुकी होती है। साहिबियोक अपनी दोस्त को वो सब कुछ बताती है जो इसने देखा है मगर सांगवू बात सुन लेता है। वो साहिबियोक से पूछता है और वो बताती है कि गार्ड्स बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद तमाम खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया जाता है। इसके सामने 4 शक्लें होती है और हर खिलाड़ी को एक शक्ल चुननी होती है। सांगवू फौरन समझ जाता है कि खेल क्या है और उन्हें क्या करना है। सायोंग की टीम को कहता है कि सबको मुख्तलिफ शक्लें चुननी होगी। इसके बाद इन्हें डलगोना नामी शहद की बनी हुई मिठाई दी जाती है जिसमें एक शक्ल दबी होती है। खेल ये होता है कि शक्ल को बगैर तोड़े मिठाई से निकालना होता है। अगर शक्ल टूट गई तो खिलाड़ी ख़त्म कर दिया जाएगा यानी मार दिया जाएगा। सांगवू आसानी से अपनी शक्ल निकाल लेता है। सेयोंग घबरा जाता है और इसकी हालत ख़राब हो जाती है मगर किसी तरह वो भी ये खेल जीत जाता है। इन्हें दोबारा ड्राम में ले जाया जाता है। सिर्फ 107 खिलाड़ी वापस आते हैं यानी कुल 108 खिलाड़ी रह जाते हैं। इसके बाद इन्हें खाना दिया जाता है। कम खाने की वजह से जांग एक आदमी से लड़ पड़ता है और वहीं इसे मार डालता है। ये भी दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर भी खिलाड़ियों में शामिल है जो मरे हुए खिलाड़ियों के अज़ा निकाल कर कुछ गार्ड्स की मदद से बेचता है। इसी वजह से जब लाशें ले जाई जाती थी तो इनके कुछ अज़ा गायब होते थे। ये सब एक मंसूबे के तहत हो रहा था और फ्रंटमैन को इसका इल्म नहीं था। इसलिए इनका एक आदमी कंट्रोल रूम में होता था जो सारी वीडियो फुटेज मिटा देता था। गार्ड डॉक्टर को अगले खेल के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो जिंदा रह सके। एक गार्ड डॉक्टर को बताता है आज हमने खिलाड़ियों को कम खाना दिया ताकि वो आपस में लड़े। इसी तरह कमज़ोर खिलाड़ी खुद ही खेल से बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ वो डॉक्टर को अगले खेल के बारे में भी बता देता है। अब लाइट्स बंद होने में 30 मिनट बाकी होते हैं। सांगवू जानता है कि जांग की टीम ज़रूर तशद्दुद करेगी। वो अपनी टीम को बुलाता है और कहता है कि रुकावटें बनाए और चौकस रहे। डॉक्टर जांग की टीम में शामिल हो जाता है और उसे अगले खेल के बारे में बताता है। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती है और जांग अपनी टीम के साथ सब पर हमला कर देता है। एक लड़के को मारने के बाद जांग साहिबियोक को मारने जाता है मगर
सेहोंग से बचा लेता है। मुहाफिज गार्ड्स आकर सबको रोक देते हैं और अब सिर्फ 80 खिलाड़ी बाकी रह जाते हैं। बाद में निधि से खेल के लिए ले जाया जाता है। 10 खिलाड़ियों पर मुसीबत टीमें बनाने को कहा जाता है। जांग को आने वाले खेल का इल्म होता है, इसलिए वो अपनी टीम से किसी औरत को शामिल नहीं करता और सिर्फ मजबूत मर्दों को लेता है। सांगवू भी अपनी टीम बनाता है, मगर इन्हें एक और खिलाड़ी की जरूरत होती है, लिहाजा मीनू नामी एक औरत को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। ये खेल दरअसल रस्साकशी होता है, जिसमें टीमों को एक दूसरे को प्लेटफॉर्म से नीचे गिराना होता है। खेल शुरू होता है। जांग की टीम आसानी से जीत जाती है। अब सांगवू की टीम की बारी आती है। प्लेयर 001 वो बुरा आदमी कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी रस्साकशी के खेल खेले हैं, इसलिए वो इन्हें जीतने का तरीका बताता है। इस तरह वो ये खेल भी जीत जाते हैं। फिर दोबारा बताया जाता है कि 30 मिनट बाद लाइट्स बंद हो जाएगी। इस पर सांगवू सबको होशियार रहने का कहता है। फैसला किया जाता है कि बारी बारी पहरा दिया जाएगा। चूंकि जांग की टीम मजबूत खिलाड़ी पर मुश्तमिल होती है, इसलिए जांग को डर होता है कि कहीं इसकी टीम ही से गद्दारी ना कर दे। अब डॉक्टर और गार्ड मरे हुए खिलाड़ियों की अजान गा रहे होते हैं। गार्ड नंबर 28 और 29 इन अज़ा को लेकर जाने वाले होते हैं। वो एक लाश के बारे में बात करते हैं जिसके पास सिर्फ एक गुर्दा होता है। वो इसे ज़ोंबी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 दरअसल वही बेस वाला बदला हुआ पुलिस ऑफिसर होता है जिसे अब ये अज़ा पहुँचाने होते हैं। वो गार्ड के बेस में पहुंचता है और शक करता है कि शायद वो इसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके भाई के पास भी सिर्फ एक ही गुर्दा था। इसके बाद नंबर 28 और 29 अज़ा लेकर रवाना होते हैं। रास्ते में पुलिस अफसर सुरंग में नस्ब धमाका खेज मवाद देखता है। नंबर 28 इसे बताता है, जब हम बाहर निकलेंगे तो इस जगह को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। अफसर नंबर 28 से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। नंबर 28 को इस पर शक हो जाता है और वो अफसर से कहता है कि अपना चेहरा दिखाओ। अफसर जैसे ही चेहरा जाहिर करता है, वो नंबर 28 पर बंदूक तान लेता है। अफसर इससे पूछता है, वो एक गुर्दे वाला शख्स कौन है जिसे तुम लोग ज़ोंबी कहते थे? नंबर 28 जवाब देता है, वो एक लड़की थी। और फिर कहता है, तुम लीडर के कमरे में जाकर सब मालूमात हासिल कर सकते हो, वहाँ सबका रिकॉर्ड मौजूद है। ये जाने के बाद अफसर नंबर 28 को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एक गार्ड से अगले खेल के बारे में पूछा है, मगर इस बार गार्ड्स को भी अगले खेल का इल्म नहीं होता। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ जाता है, लड़ाई करता है और एक गार्ड को यरगमाल बनाता है और उसे कत्ल कर भाग जाता है। एक और गार्ड इसका पीछा करता हुआ खेल के मैदान तक पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि फ्रंटमैन आ जाता है और गार्ड को भी मार देता है और फिर खुद डॉक्टर को कत्ल कर देता है। रास्ते में फ्रंटमैन को नंबर 28 की लाश भी मिलती है। इसे यकीन हो जाता है कि इसकी सहूलत गाह में कोई दरअंदाज मौजूद है। इधर अफसर फ्रंटमैन के कमरे तक पहुंच जाता है। तलाशी लेते हुए एक रूम में दाखिल होता है जहां सब लोगों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। अफसर पुराने फताही की फाइल्स देखता है और वहाँ अपने भाई का नाम पा लेता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसका भाई पहले इस खेल को जीत चुका है। खिलाड़ी को चौथे खेल के लिए ले जाया जाता है। इनसे कहा जाता है कि वो एक साथी मुंतखब करे। सब खिलाड़ी अपने अपने साथी चुन लेते हैं। एक लड़की जी योंग 20 साथी ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कोई इसके साथ जोड़ी बनाने पर राजी नहीं होता है। इसके बाद हर खिलाड़ी को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं। खेल का असूल ये होता है कि हर खिलाड़ी को बगैर जोर ज़बरदस्ती के अपने साथी के तमाम मार्बल हासिल करने होते हैं। जिसके पास आखिर में एक भी मार्बल्स ना बचे, इसे मार दिया जाता है। सांगवू और अली इवन ओट का खेल खेलते हैं। इन्हें दूसरों के हाथ में मौजूद मार्बल्स की तादाद का अंदाज़ा लगाना होता है। अली सांगवू के तमाम मार्बल जीत लेता है, जिसके नतीजे में आखिरी राउंड के लिए सांगवू के पास सिर्फ एक मार्बल रह जाता है। सांगवू जान लेता है कि अब इसकी ज़िंदगी खतरे में है। वो अली को धोखा देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों मिलकर ये मरला पार कर सकते हैं। धोखे से सांगवू अली के मार्बल्स को पत्थरों से बदल देता है। असल मार्बल लेकर वो गार्ड्स को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अली जब अपनी थैली चेक करता है तो इसमें मार्बल्स की जगह पत्थर होते हैं। प्लेयर 001 वो बुरा आदमी की हालत मज़ीद बिगड़ जाती है, इसीलिए वो इधर उधर भटकने लगता है। सेयोंग इसे खेल के लिए तैयार करता है। वो भी ताक और जुफ्त का खेल खेलते हैं। बुरा आदमी सेयोंग के तमाम
मार्बल जीत लेता है, मगर आखिरी राउंड में वो भूल जाता है कि इसने क्या चुना है। सेयोंग चालाकी से इसके मार्बल वापस ले लेता है, मगर बुरा आदमी होशियार होता है, इसके पास एक मार्बल बच जाता है। वो दोबारा भटकने लगता है और सेयोंग से एक और खेल खेलने का कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमने मेरे मार्बल धोखे से ले लिए। वो कहता है मैं सब जानता हूँ, बस बेवकूफ़ बनने का ड्रामा कर रहा था। ये सुनकर सेयोंग दोस्ती के नाते इसे अपना आखिरी मार्बल दे देता है। दूसरी तरफ साइबियोक और जी योंग भी एक खेल खेल रही होती है। इसका खेल ये होता है कि जो अपना मार्बल दीवार के सबसे करीब फेंकेगा वो जीतेगा। पहले साइबियोक अपना मार्बल फेंकती है। जब जी ओंग की बारी आती है तो वो जानबूझकर निशाना चौक जाती है। ये देखकर साइबियोक इसे दोबारा फेंकने को कहती है, मगर जब यो कहती है नहीं साइबियोक, मैं अकेली हूँ, मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद जी ओंग को मार दिया जाता है, लाशें वहीं से हटा दी जाती है और सबको वापस ले जाया जाता है। जांग देखता है कि मीनू अभी जिंदा है और पुरसुकून बैठी हुई है। इंकशाफ होता है कि मीनू जांग की पुरानी जान पहचान वाली थी और इनके दरमियान टकराव की एक वजह थी। मीनू जांग को धमकाती है। बाद में फ्रेंडमैन को एक लाश के करीब अफसर का शनाख्ती कार्ड मिलता है। इसी दौरान से इतला दी जाती है कि वीआईपी मेहमान आ चुके हैं। फ्रेंडमैन इनका इस्तकबाल करने जाता है। तमाम वीआईपीज़ को इनके कमरों में ले जाया जाता है और फ्रेंडमैन बाद में इनकी आमद की इतला एक और आदमी को देता है जो असल मास्टर माइंड है, जिसके बारे में बाद में मजीद मालूम होता है। अगले दिन सबको 5वें खेल के लिए लाया जाता है। वहाँ 1 से 16 तक नंबर वाली जैकेट्स होती है और खिलाड़ियों को एक नंबर मुंतखब करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि खेल में इनकी बारी इसी तरतीब से आएगी। आखिर में सिर्फ नंबर 1 और नंबर 16 बचे। सेयोंग सोच में पड़ जाता है कि कौन सा नंबर चुने। अगर वो पहला नंबर लेता है तो नुकसान में होगा क्योंकि इसे खेल का इल्म नहीं, और अगर आखिरी नंबर लेता है तो मुमकिन है कि इस वक्त ख़त्म हो जाए और इसकी बारी ही ना आए। इसी दौरान एक आदमी आकर कहता है मैं पहला नंबर चाहता हूँ क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में कभी पहला मुकाम हासिल नहीं किया। इन्हें एक नए खेल के कमरे में ले जाया जाता है। खेल का असूल ये होता है कि मुकर्रर वक्त पर इन्हें एक पुल पार करना होगा। पुल पर 2 मुतवाज़ी शीशे की पैनल्स होते हैं। एक आम शीशा होता है और दूसरा मजबूत शीशा। आम शीशा कदम रखते ही टूट जाता है और खिलाड़ी नीचे गिर कर मर जाता है। खेल शुरू होता है और एक एक करके खिलाड़ी मारे जाते हैं। जांग सबसे आगे होता है और आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। इसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो आगे बढ़े या वहीं मर जाए। मीनू जिसे जांग ने धोखा दिया था आगे आती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो जांग को पकड़ कर छलांग लगा देती है और दोनों मर जाते हैं। एक आदमी जो शीशे की फैक्ट्री में काम कर चुका ऐसे मालूम होता है कि कौन सा मजबूत है। फ्रेंडमैन ये देखकर लाइट्स बंद कर देता ताकि शीशे की पहचान कर सके। हर एक कदम के लिए वक्त कम होता है, इसलिए सांगवू इस आदमी को धक्का दे देता है। आखिरकार सांगवू सेयोंग और साइबियोक पुल पार कर लेते हैं, मगर शीशों के फटने से वो जख्मी हो जाते हैं। साइबियोक बुरी तरह जख्मी होती है। दूसरी तरफ अफसर खातम को कत्ल करके इसकी जगह ले लेता है। एक वीआईपी को इस पर शक हो जाता है और वो इससे मास्क उतारने को कहता है। अफसर कहता है ठीक है, मगर अंदर जाकर मास्क उतारूंगा। अंदर जाकर अफसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रेंडमैन को इसका पता चल जाता है। फ्रेंडमैन अफसर का पीछा करता है और इसे घेर लेता है। अफसर भागकर जजीरे की एक चट्टान तक पहुंच जाता है। फ्रेंडमैन भी वहां पहुंच जाता है। अफसर अपने अफसरान को फ़ोन करने की कोशिश करता है, मगर कॉल मुतका हो जाती है। वो तमाम सबूत भेज देता है, मगर नेटवर्क मौजूद नहीं होता। फ्रेंडमैन अफसर को पकड़कर अपने साथ चलने को कहता है, मगर अफसर इसके कंधे पर गोली चला देता है। जब फ्रेंडमैन अपना मास्क उतारता है तो अफसर को मालूम होता है कि वो इसका अपना भाई है। अफसर का भाई फ्रेंडमैन इसे गोली मार देता है और वो समुद्र में गिर जाता है। साइबियोक शीशे से शदीद जख्मी होती है और बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। फिर बच जाने वाले खिलाड़ियों को रात के खाने के लिए ले जाया जाता है। इनके पास एक स्टील चाकू भी रखा जाता है, जिससे इशारा मिलता है कि रात को कोई भी किसी को मार सकता है।
सियोंग देखता है कि साहिबियों की हालत बिगड़ रही है। वो कहता है फिक्र ना करो, हम एक टीम है, हम सांगवू को शिकस्त देंगे, फिर यहाँ से निकलकर पैसे आपस में बांट लेंगे। साहिबियों कहती है मेरा एक छोटा भाई है, मैंने इसे यतीम खाने में छोड़ा हुआ है, अगर हम में से कोई भी बच गया तो इसे दोनों खानदानों का ख्याल रखना होगा। साहिबियों की हालत नाजुक हो जाती है, इसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सियोंग मदद मांगने जाता है, मगर जब वापस आता है तो सांगवू साहिबियों को कत्ल कर चुका होता है। अगले दिन आखिरी खेल के लिए ले जाया जाता है। इस खेल का असूल सादा होता है, मौत तक लड़ाई। इस खेल को स्काउट गेम्स कहा जाता है। खेल शुरू होता है और दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होती है। हल्का सांगवू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सियोंग कहता है मैं ये खेल रोकना चाहता हूँ और सांगवू को अपने साथ चलने को कहता है, मगर सांगवू खुदकुशी कर लेता है। यूं सियोंग खेल जीत जाता है और फ्रंट मैन से कहता है तुमने अच्छा खेला, मगर मुझे इस अंजाम की तवक्को नहीं थी। इसके बाद सियोंग को इसके घर छोड़ दिया जाता है। इसके पास एक एटीएम कार्ड होता है। वो जब वो चेक करता है तो देखता है तो तमाम नामी रकम इसमें मुंतकिल हो चुकी है। सियोंग घर में दाखिल होता है, मगर इसकी माँ इसके आने से पहले ही वफात पा चुकी होती है। फिर मंजिल के एक साल आगे चला जाता है। सियोंग की हालत ख़राब होती है, वो शदीद सदमे में होता है, पैसे भी इस्तेमाल नहीं करता है। एक फूल बेचने वाली औरत उसे वही कार्ड देती है जिस पर एक पत्ता लिखा होता है। सियोंग उसे पत्ते पर जाता है और वहाँ इसे मालूम होता है कि ये सब कुछ बुरा आदमी प्लेयर जिलर ने तरतीब दिया था। वो अब भी जिंदा होता है और सियोंग को बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका था। वो कहता है मैंने ये खेल अपने अमीर ग्राहकों के साथ बनाए ताकि लोगों को देखकर लुत्फ उठा सकूं। हमने किसी को मजबूर नहीं किया था, मैंने खुद खेल में हिस्सा लिया क्योंकि खेलना देखने से ज़्यादा मज़ेदार होता है। वो कहता है तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे हैं। ये कहकर वो मर जाता है। इसके बाद सियोंग साहिबियों के छोटे भाई को तलाश करता है, इसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है और इसे बच्चे की देखभाल करने को कहता है। वो इसे पैसों से भरा हुआ एक बैग भी देता है। आखिर में सियोंग स्टेशन जाता है और इसे इसी अजनबी शख्स को देखता है जिससे वो फिल्म के आगाज में मिला था। सियोंग इसका पीछा करता है, मगर वो भाग जाता है। फिर सियोंग कार्ड पर मौजूद नंबर पर फ़ोन करता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम दूसरों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। जवाब